डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज इस वैश्विक महामारी का समय चल रहा है जिसमें पूरा विश्व हालाकान है, परेशान है। ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। इस वैश्विक महामारी में तनाव मुक्त करने वाली एक खुशखबरी आपके लिए है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक जंबो जेट के बराबर, एक बहुत बड़े विमान के बराबर जितनी संख्या उसमें आती है, लगभग 377 लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में हर 2 घंटे में हर 1 घंटे में 2 लोगों की मौत होती है। 2018 में 32,836 लोगों की जान आतंकवादियों ने ले ली थी। अब कुछ विस्तृत चर्चा हम करते हैं कुछ वाजिब परेशानियों पे जिनसे इंसान नॉर्मली साधारण तौर पे जूझते रहता है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाएं भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अकेले 2018 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 151,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1,51,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हर साल देश की जीडीपी का लगभग 3 से 5% हिस्सा सड़क दुर्घटनाओं पर खर्च किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में महायुद्धों से अधिक मौतें होती हैं। भारत में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पे होती हैं। ज्यादातर लोग जो अभी तक भारत के युद्धों में जितनी मौतें हुई हैं उससे भी ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में एक साल में लोग मारे जाते हैं। इसलिए चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि इतने लोग सीमा पर या आतंकी हमलों में नहीं मारे जाते जितने गड्ढों से युक्त सड़कों पे मारे जाते हैं। पिछले 1 दशक में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के ओर से कराए गए एक अध्ययन में पता चला है कि 2017 में करीब 2,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे। भारत में हर दिन 1,317 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन हादसों में प्रतिदिन 413 लोगों की मौत होती है, जबकि प्रति घंटे 17 लोगों की जान चली जाती है सड़क दुर्घटनाओं में। भारत में हर साल विश्व में सबसे ज्यादा यानी 1,30,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान खो देते हैं। इस मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। कोरोना की कहर से जहां पूरी दुनिया हालाकान है, परेशान है, वहीं इसके उलट लॉकडाउन से सड़क हादसों में भारी कमी आई है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रुकने के महज 20 दिनों के अंदर पूरे देश में 8 से 10,000 लोगों की जान बच चुकी है। दुनिया भर की जल प्रदूषण की अगर हम बात करें, ये तो हो गई सड़क दुर्घटनाओं की बात। अलग अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 11 ऐसी नदियां हैं जो भयानक तरह से प्रदूषित हैं, जिनमें आपको सुन के आश्चर्य होगा, जिनमें शीर्ष स्थान पे भारत की एक नदी आती है जिसका नाम गंगा नदी है। गंगा नदी हिंदुओं के मान्यताओं के अनुसार एक बहुत पवित्र नदी है, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपने पापों को धोने के लिए उस नदी में जाते हैं। ये विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है। दूसरी नदी है सिटारून नदी। यह नदी इंडोनेशिया में घनी आबादी के इसके आसपास बसी हुई है, जो बहुत भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। तीसरी नदी है पीली नदी, जो चीन में होकर गुजरती है। इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र तथा तमाम कृषि उत्पादों के वजह से यह प्रदूषित हो चुकी है। चौथी नदी है सरनो नदी। सरनो नदी यूरोप की एक बहुत
प्रदूषित नदी है जो इटली में बहती है। इस नदी के विषाक्तता की वजह से लीवर कैंसर में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई है वहां के आसपास के निवासियों में। पांचवी नदी है ब्यूरिंगा नदी। यह बांग्लादेश की रीढ़ कही जाती है नदी, जहां पर प्रमुख व्यावसायिक काम इस नदी को लेकर के होते हैं। व्यवसाय, प्रमुख रूप से व्यवसाय इस नदी पर निर्भर है और यह नदी इतनी प्रदूषित हो गई है कि इस नदी का पानी काला हो चुका है। छठी नदी है मारिलाओ नदी। यह नदी फिलीपींस में है। फिलीपीन के निवासियों के लिए यह बहुत प्रमुख नदी है जो बहुत भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। सातवीं नदी है मिसिसिपी नदी। अमेरिका की यह नदी बहुत ही, अमेरिका में सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार है मिसिसिपी नदी, और इसमें प्रदूषण बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है, जिसमें प्रदूषित जो भारी तत्व हैं, बेंजीन, पारा, आर्सेनिक जैसे तत्वों से प्रदूषित हो चुकी है। आठवीं नदी है जॉर्डन नदी, जो जॉर्डन, इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीन होकर के बहती है। नौवीं नदी है मंटजा रियाचिएलो नदी। यह नदी अर्जेंटीना में स्थित है जो बहुत ही खतरनाक तौर पर प्रदूषित हो चुकी है। 10वीं नदी है भारत की ही दूसरी गंगा के बाद जमुना नदी, जो बहुत ही अत्यधिक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। इसका जल इतना भयानक रूप से प्रदूषित हो चुका है कि इसमें पीएच का जो नॉर्मल साधारण स्तर होता है 7 का, वो बढ़ करके 11 हो चुका है, जो पानी के जहरीलेपन को दर्शाता है। 11वीं नदी है यांगत्जे नदी। फिर से चीन में पीली नदी के बाद यांगत्जे नदी जो है वो बहुत ही जहरीली नदी हो चुकी है। यहाँ का पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी नीचे जा चुका है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई वो सारी सभ्यताएं नदियों के आसपास, नदी सभ्यता के नाम से भी जो जानते हैं हम लोग, मनुष्यों ने नदी के आसपास अपनी आजीविका बनाई और वहीं बसे, लेकिन ये सारी नदियां जहरीली हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण को एक धीमी गति वाला मृत्यु दूत कहा जाता है, यानी स्लो एजेंट ऑफ डेथ। ध्वनि प्रदूषण को से मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों को कई तरह से विभाजित किया जा सकता है, जैसे सामान्य प्रभाव, श्रवण, सुनने की क्षमता पर जो प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है, शारीरिक प्रभाव। इस तरह से ध्वनि प्रदूषण भी मनुष्यों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसके बाद हम वायु प्रदूषण की बात कर लेते हैं। हवा में बढ़ता प्रदूषण भारत और चीन में जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी जीबीडी के विश्लेषण के अनुसार दुनिया भर में सूक्ष्म कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर, जिसको पीएच 2.5 आप कहते हैं, में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली असमय मौतों में से 1/4 से अधिक मौतें भारत में होती हैं। इस मामले में भारत चीन के करीब पहुंच गया है, जहां 2015 में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की ओर से जारी स्टेट ग्लोबल एयर 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक सूक्ष्म कणों वायु प्रदूषण में होने वाली मौतों के कारण लगभग 42 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसमें से 10,90,000 मौतें सिर्फ भारत में हुई थी, 11,08,000 मौतें चाइना में हुई थी। दूसरी तरफ से ओजोन प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में भारत दुनिया में पहले स्थान पे है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कर्मचारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी का कहना है कि ओजोन प्रदूषण के मामले में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति आ चुकी है। ऐसे समय में हवा की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को तुरंत राष्ट्रव्यापी रणनीति तैयार करने की जरूरत है और लागू करने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के करीब 92% आबादी दूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है तथा घुटन महसूस कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और मानवाधिकारों के जानकार ने कहा है कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिनमें 6 लाख
बच्चे भी शामिल हैं। अब हम उस खुशखबरी पे आते हैं जिसकी चर्चा हम शुरू में किए थे। ये लॉकडाउन, ये वैश्विक महामारी दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है। उस खुशखबरी की चर्चा हम फिर से कर लेते हैं। आपको भारत में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है, बल्कि विश्व के कई देशों में जारी है। सड़कें सूनी पड़ी हैं, कामकाज ठप पड़ा है और लोग घरों में लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि लॉकडाउन की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली समेत तमाम दूसरे शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आई है। कचरे की मात्रा भी आधी हो गई है। लॉकडाउन के कारण बहुत जरूरी वाहन ही सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से वायु और ध्वनि प्रदूषण न के बराबर हो रहा है। वहीं दुकानों और घरों से निकलने वाले कचरे में भी 50% तक की कमी आई है। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या कोरोना वायरस ने प्रदूषण की मार झेलती दुनिया को वो मौका दिया है जिसमें वह ठहरकर जीवन शैली के बारे में विचार करे? यह एक ऐसा मौका है जब लोगों को एहसास हुआ है कि वायुमंडल की हवा साफ हो सकती है और साफ हवा में सांस लेना कैसा होता है। हवा में भी प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ है और ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले हैं। वायु प्रदूषण में कमी के चलते पेड़ पौधे भी स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि 1-2 माह में जब तक देश दुनिया में कोरोना का असर कम होगा, तब तक प्रकृति और भी ज्यादा साफ सुथरी, खिली खिली सी और महकी महकी सी नजर आएगी। उम्मीद यह भी है कि मनुष्य भी कुछ सीख लेगा इस परिस्थिति से। सिर्फ फरवरी माह में कार्बन उत्सर्जन में चीन में 25% तक की कमी आई है, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार 20 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। 33% तक धरती की सतह पर कंपन की कमी बेल्जियम में लॉकडाउन के दौरान महसूस की गई है। लॉकडाउन के दौरान दुनिया के अधिकांश हिस्से में धरती में कंपन कम हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, इस प्रदूषण की वजह से रोड पे चलती हुई तमाम गाड़ियों की भीड़ की वजह से धरती की सतह में कंपन हो रही थी, जिसमें भारी कमी आई है। 33% तक की कमी आई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड-19 महामारी से लड़ रही दुनिया में एक अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी के बाहरी वातावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ओजोन का परत में बना बहुत बड़ा छेद भर गया है, स्वतः ही भर गया है, ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि आर्कटिक के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद हो गया है। इसके बारे में वैज्ञानिकों को अप्रैल की शुरुआत में ही पता चल गया था। एक शोध में पता चला है कि डायबिटीज के नए 7 मामलों में से कम 1 मामला प्रदूषण के कारण होता है। इस शोध में कहा गया है कि 2017 में प्रदूषण में डायबिटीज के 14% यानी 3.2 मिलियन मामलों का कारण प्रदूषण है। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने 5000 लोगों पर अध्ययन किया और पाया कि लंबे समय तक प्रदूषण झेलने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर ऊंचा हुआ, ज्यादा हुआ, उच्च रक्तचाप के मरीज हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 50 लाख से भी ज्यादा दिल के मरीज, फेफड़े, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज से लोग मर जाते हैं। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज, सीओपीडी भारत में मौत का दूसरा बड़ा कारण है। 2017 में हृदय रोग के बाद सीओपीडी भारत में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2018 के अनुसार 2017 में लगभग 10 लाख लोगों की मौत का कारण सीओपीडी था। लॉकडाउन के
30 दिनों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो सड़क दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, हार्ट अटैक के मामले में भारी गिरावट आई है। मार्च के माह में अंतिम संस्कार में 70% तक की कमी आई है। सड़क हादसे में काफी कमी आई है। हार्ट अटैक 20% कम हुआ है। नासा ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण में 20 साल में सबसे निचले स्तर पर चला गया है। आग लगने की घटनाओं में 40% तक की कमी आई है। हत्या के मामले 50% तक घट गए हैं। रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग में गंगा नदी का पानी 36 मॉनिटरिंग सेंटरों में से 27 सेंटरों में नहाने के लायक पानी उपयुक्त पाया गया है। यानी जो गंगा नदी पापों को धोती थी, इतनी शुद्ध थी, ऐसा कहा जाता था, वो नहाने की लायक पानी उसमें नहीं था, ऐसी स्थिति थी। आपसे गुजारिश है कि आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और प्रदूषण से अपना बचाव करें, दैनिक जीवन में अपनी आदतों को सुधारें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत अभिवादन एवं धन्यवाद।